जब अपनापन वो रहा नहीं, हम तुमसे शिकायत क्यों करते? हम तुमसे शिकायत क्यों करते? जिनकी फितरत में वफा नहीं, वो लोग मोहब्बत क्यों करते? वो लोग मोहब्बत क्यों करते? नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी श्रीवास्तव गाजियाबाद से आज फिर एक बार आप सबके बीच अपने कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ के अगली कड़ी के साथ आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। आप सबके सामने आई हूँ और तीन ऐसे मेहमानों से आपको रूबरू कराऊंगी। उनकी साहित्यिक यात्रा, उनकी जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ साहित्यिक प्रश्न होंगे जिनके वो जवाब देंगे, जो उत्तर प्रदेश की साहित्यिक उर्वरक जमीन भूमि की पैदाइश है और पूरे देश में अपनी सृजनता, अपनी कल्पनाशीलता, अपने शिल्प और कला की वजह से मशहूर हैं। सोशल मीडिया पे एक मुकाम है और बहुत बड़े बड़े कवि जो है उनके पंक्तियों को कोट करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के पहले मेहमान को, और जो सबसे छोटे हैं आज के इस मेहमानों की श्रृंखला में, जो उम्र और अनुभव दोनों में सबसे छोटे हैं। उनका नाम होता है अभिषेक औदित्य जी। अभिषेक औदित्य जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आते हैं। बीटेक हैं, एमटेक की शिक्षा प्राप्त की है और दूर संचार विभाग में इंजीनियर की तरह कार्यरत हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत। जी सभी सभी का आभार। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं, उनका नाम है नितिन मिश्रा जी, जो हाथरस से आते हैं। अपने गीतों के वजह से बहुत चर्चित हैं। पेशे से एक चिकित्सक हैं और पिछले कई वर्षों से साहित्यिक मंचों पर और पत्र पत्रिकाओं में सक्रिय हैं। मैं न्यूज अपडेट, सिटी अपडेट चैनल की तरफ से उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नितिन जी, आप माइक खोल के दर्शकों का, श्रोताओं का आभार प्रकट कर सकते हैं। चलिए, हमारे आज के जो तीसरे मेहमान हैं, उनका नाम है ज्ञान प्रकाश आकुल। ज्ञान प्रकाश आकुल जी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आते हैं। विज्ञान से परा स्नातक हैं, बीएड हैं। हमारे बहुत बहुत देश के धन्यवाद, बहुत बहुत भविष्य को आभार। संवारने हमारे देश के भविष्य को संवारने में अहम किरदार निभाते हुए प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक है। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी धन्यवाद, और सिटी अपडेट के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जी ज्ञान प्रकाश जी, अभिषेक जी, नितिन जी, और मैं आप सबकी तरफ से अब हमसे जुड़ने वाले सारे श्रोताओं को, हमारे इस चैनल के संस्थापक और संपादक प्रवीण कौशिक जी को का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का पुनः अपने इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बातों का सिलसिला शुरू करती हूँ। सबसे छोटे, जो हमारे उम्र में छोटे पर रचना में बहुत बड़े कवि अभिषेक के पास आती हूँ और पहला सवाल उनसे करती हूँ कि अभिषेक, आप तो विज्ञान के छात्र रहे हैं, एमटेक किया है आपने, तो यह साहित्य सृजन का जो बीज है वो कब, कहाँ, कैसे कैसे अंकुरित हो गया? और अभिषेक कुमार से जी अभिषेक औदित्य तक की यात्रा कैसे हुई? जी मैं सभी सिटी अपडेट के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप सबको, आप सभी में से जो साथ में जुड़े, मुझसे बड़े हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा आपने पूछा कि ये यात्रा कहाँ से और कैसे, ये बीज कैसे अंकुरित हुआ, तो मेरा ये जो मानना है कि कवि होना या जो होता है वो कोई बन नहीं सकता। ये एक मनोभाव होता है, मनोस्थिति होती है। हर वो व्यक्ति कवि है जिसके अंदर संवेदनाएं हैं, जो कह पाता है वो कवि हम सबके सामने आ जाता है। तो सरस्वती मैया की ये हम लोगों के ऊपर कृपा रहती है कि हम लोग वो बात अपनी कहने में समर्थ रहते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ना, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस
ओवरफ्लो ऑफ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल। तो जो स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग होती है, कविता से ज्यादा स्वाभाविक इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो सबसे अधिक स्वाभाविक है, जो भाव हमारे सबसे अधिक स्वाभाविक होते हैं, वो कविता बन के बाहर आ जाते हैं। तो इसका कोई बीज कहीं पड़ा होगा तो वो अंकुरित हो गया। जी, बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छा जवाब अभिषेक जी। और अब मैं अपने अगले सवाल के साथ नितिन जी से जानना चाहूंगी कि नितिन जी, आप पेशे से चिकित्सक हैं और निश्चित रूप से विज्ञान की पढ़ाई की होगी। तो चिकित्सा का संबंध तो आला, जी बीपी मशीन और औजारों से होता है। तो कविता तो कलम और हृदय का रिश्ता है। तो ये औजारों से हृदय तक का रिश्ता कैसे तय हो गया? देखिए, ये भावनात्मक जुड़ाव है साहित्य से। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता सबसे पहले मुझे कवि सम्मेलन सुनने के लिए ले गए। मुझे उस समय कुछ पता नहीं अच्छा। था कि कविता क्या होती है। ये पता था कि हम किताबों में पढ़ते थे उस समय। फिफ्थ या सिक्स में मैं रहा हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर, इस तरह की ये ऑफ जो कविता है। शायद मुनीषा यही पोएम होती होंगे। लेकिन हाथरस सही मायने में देखा जाए तो साहित्यिक भूमि शुरू से रही है और आज भी साहित्यिक हाँ। भूमि है। तो जब भी हमारे जहन में कोई बात आती थी कि कवि की बात आती थी या किसी कविता की बात आती थी, तो निर्भय हाथरसी और काका हाथरसी, इन दो लोगों के नाम हमेशा याद रहते थे कि यही कवि हैं, इनके अलावा शायद कोई कवि नहीं है। तो पापा मुझे जी। सबसे पहले ले गए। मेरे पिताजी खुद चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो मुख्य अतिथि थे वो अच्छा। उस कार्यक्रम में। कवि सम्मेलन हुआ अच्छा। था हाथरस में, तो मैं उसे सुनने गया। फिफ्थ या सिक्स में पढ़ता था उस समय। तो मैंने वहां देखा तो उनके प्रस्तुतिकरण देखे कवियों के, उनके शिल्प देखे, उनके खड़े होने के तरीके, माइक पर बोलने के तरीके, संचालक को देखा, संचालक की भूमिका को देखा। तो मैंने कहा ये एक अनूठी चीज है जिसे खुद ग्रहण करना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा जी। कि यार हम भी कवि बन सकते हैं। तो मैं वहां से लौट करके आया। तो निश्चित तौर पर आप ये हाँ। मानिए कि तब से अब तक मैंने कोई भी कवि सम्मेलन हाथरस का नहीं छोड़ा। मैंने सारे कवि सम्मेलन देखे, सुने। और अच्छा। मैं लिखने का भी प्रयास करता रहा। गुरु कोई नहीं मिला मुझे काफी समय तक, मैंने किसी से सीखा नहीं। तो जैसे विष्णु सक्सेना जी को मैंने सबसे पहले सुना, तो मैंने उन्हें देखा तो लगा कि हाँ, गीत ऐसे होने चाहिए, मुक्तक ऐसे होने चाहिए, इस तरह के तुकांत होने चाहिए। और हमारे एक हाथरस में ही या हाथरस के आसपास जिले में रसिया होता है। रसिया, शायद आपने सुना होगा। अच्छा। रसिया एक विधा होती है। उसमें अच्छा। एक परफॉर्मर जो होता है, कवि या कवि ही मान लो आप उनको भी, क्योंकि वो भी कविता ही गाते हैं वहाँ। लेकिन वो कविता जो होती हैं वो भक्ति में होती हैं। तो अच्छा। उनको अगर वो मंच से गाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जिसे अगले नंबर पे आना है वो उसकी पलट मारता था, वो लिखता रहता था। अद्भुत है, मुझे इसे भी सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे जो तुकांत, रदीफ, काफिया, मात्रा, मीटर, ये सब मुझे वहां से सीखने को मिला। और मंच पर आने का मुझे कोई ऐसा विशेष वो नहीं था, क्योंकि मंच पर आने से पहले मैंने कवि सम्मेलन का संयोजन शुरू कर दिया था, दैनिक जागरण का। अच्छा। क्योंकि अच्छा। फेसबुक के माध्यम से मेरे सभी कवियों से मेरा परिचय हो गया था। क्योंकि बचपन से ही शौक था कि कवियों के साथ रहना, उठना बैठना। जहाँ भी कवि सम्मेलन होते थे तो मैं उससे होटल में पहुंच जाता था, उनसे अपना परिचय देता था, मेल मुलाकात होते थे। लेकिन मेरी मुलाकात ऐसे ही कवि सम्मेलन में हुई डॉक्टर कुमार विश्वास जी से। कुमार विश्वास जी और मैं और डॉक्टर रणवीर मधुर जी, जो मथुरा के बहुत बड़े कवि हैं ओज के, वो बैठे हुए थे। हाँ, तो कुमार साहब ने मुझसे जी कुमार साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप इतनी दूर कवि सम्मेलन सुनने आए हैं हाथरस से वृंदावन, बोले आप लिखते भी हैं? तो उस समय मैं लिखता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मीटर पूरा है या वहर से खारिज है या क्या है, मुझे इतना अनुभव नहीं था। तो मैंने कहा दादा लिखता तो हूँ, लेकिन मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसको सुना सकूं आपको या मैं मंचों पर आ सकूं इन्हें लेकर के। तो मुझे बस ये कि मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिखता हूँ। मुझे भाव अंदर से आते हैं कि मुझे श्रृंगार लिखना चाहिए, तो मैं श्रृंगार में लिखता हूँ। शेर में उस समय कहता था, और शेर भी मैं इस तरह के कहता था कि मैं चांद हूँ, मुझे तजुर्बा है रोशनी का। नितिन जी बोले के वो नेटवर्क कि में कुछ डॉक्टर प्रॉब्लम। सुन, तेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, लिख तू लेता ही है। जब तू दो पंक्तियां लिख लेता है तो चार भी लिख लेगा, चार लिखता है तो बंद भी लिख लेगा, बंद लिखेगा तो पूरा गीत भी हो जाएगा। तो कोई गुरु तलाशो, उनसे मात्राओं में सुधार कराओ, और जहां भी कोई भी त्रुटि है उसमें सुधार कराओ। और इतना जब शौक तुम्हें सुनने का है तो क्यों ना मंच पर आ जाओ, मंच पर आओ और अपना प्रस्तुति दो,
अगर जम गए तो ठीक, नहीं तो जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। तो मैंने उनकी बात को माना। मनवीर भैया ने भी मुझसे कहा कि भैया भी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ देखा होगा इन्होंने तुम्हारी पंक्तियों में या तुम्हारे हाव भाव में कि तुम कवि बन सकते हो। तो मैंने, जो मेरे टूटे हुए मुक्तक थे, शेर थे, गजल थी, जो मैं जानता नहीं था ये बहर में है, बहर से खारिज। मैं ज्ञान प्रकाश आकुल जी के पास आऊंगी और अगला सवाल ज्ञान जी से करूंगी कि ज्ञान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बेशक सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी जी। कि ज्ञान जी, ये ज्ञान प्रकाश अवस्थी से ज्ञान प्रकाश आकुल तक की यात्रा कैसे तय हुई? हाँ, बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है आपका। रही बात, ऐसा आपके प्रश्न से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं आप मेरे उपनाम के विषय में पूछना चाहती हैं। तो जी बिल्कुल। जहाँ तक मुझे याद है कि ज्ञान प्रकाश अवस्थी से ज्ञान प्रकाश आकुल तक की मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। और अच्छा कक्षा 9 में मैंने एक कविता लिखी जिसमें जी। करीब 40 बार आकुल शब्द का प्रयोग किया मैंने। अच्छा। अ, हाँ, धरती आकुल, अंबर आकुल, नदियाँ आकुल, सागर आकुल। तो इस प्रकार से मैंने जो अ, इतनी बार उसमें आकुल शब्द का प्रयोग किया कि मेरे जो हिंदी के टीचर थे, उन्होंने कई दिनों तक मुझे चिढ़ाया इस नाम से कि और आकुल कैसे हो, और आकुल। तो इस प्रकार से बच्चे भी मुझे क्लास के जो हमारे सहपाठी थे, बच्चे तो नहीं थे, सहपाठी थे, मित्र थे, तो उन्होंने इस नाम से मेरा संबोधन किया कुछ दिन तक। कक्षा 9 के बाद फिर दिशा इधर-उधर पढ़ाई में मन रम गया। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद मैंने कुछ टूटा-फूटा लिखना अपने आप से शुरू किया। और जी। सफ़र जैसा, अंग्रेजी के सफ़र जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ज़िंदगी हाँ, चूँकि यात्रा है, तो यात्रा। वो मैंने, हाँ, तो बस उस यात्रा को मैंने उसी तरीके से एक सामान्य मध्यम वर्गीय लोग जैसे जीते हैं, बस उसे ही जिया है। मैंने कुछ ऐसा कुछ विशेष बताने लायक नहीं है, जिसे मैं यहाँ इंगित कर सकूँ या बता सकूँ। हुँ। जी, मैं यही सोच रही थी कि आकुल का अर्थ तो होता है बेचैन, परेशान, और आपके गीतों को पढ़ कर के तो एक अजीब-सा सुकून आत्मा को पहुँचता है, एक अजीब-सी एक सुखद अनुभूति होती है। तो ये आकुल आकुल शब्द। आकुल का प्रचलित अर्थ तो परेशान है, लेकिन हिंदी में एक दूसरा अर्थ भी मिलता है इसका, जिसका अर्थ होता है जी, कुल सहित, कुल सहित। अ, कुल सहित। अच्छा, अच्छा। हाँ, आकुल पूरे कुल सहित। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। पूरे कुटुंब सहित। जी, तो आप कुटुंब सहित ज्ञान और कविता का जो है वो वचन पठन-पाठन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित उत्तर। और अभिषेक, अब मैं फिर आपके पास आना चाहूँगी अपने अगले सवाल के साथ कि अ, एक कॉल आ गई थी मेरी, सॉरी। कि अभिषेक, प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, ये हम सबको पता है। फिर भी एक कौतूहल है कि इतनी कम उम्र में एक जिम्मेदारी के पद पर कार्यरत होते हुए भी उत्कृष्ट सृजन में आप सक्रिय हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आपको कि हर दूसरे तीसरे दिन आपका एक बहुत खूबसूरत भाव और शिल्प लिए गीत जो है वो सुंदर तस्वीर के साथ जो है वो आ जाता है। तो ये वक्त कहाँ से मिलता है? किस कवि की प्रेरणा से गीत लिखने का मन हुआ? आपका अब म्यूट है, म्यूट है। जी, कवि, अगर कवि से प्रेरणा ले ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। कवि तो हर चीज़, दुनिया का कैनवस बहुत बड़ा है। प्रेरणा लेने के लिए हमारे पास हर हर एक क्षण प्रेरणादायक क्षण बहुत है। सुंदर बात। बहुत सुंदर बात। और देखिए, पता क्या होता है, अगर हम किसी से प्रेरित होते हैं तो उसका उसका स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है। इसलिए प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन प्रेरित नहीं प्रेरित होना नहीं चाहिए होना किसी से। चाहिए। और दूसरी बात है, जो कविता होती है ना, वो एक फूटे हुए छाले की तरह होती है। उसका अंदर का जो भरा हुआ है ना, वो बाहर आएगा ही आएगा, उसको रोक नहीं सकते। कविता एक नदी पर लगे एक नदी की तरह है। उस पर बांध लगा लो, वो चटक के बाहर उसमें जितना भरा हो वो सब बाहर आ ही जाएगा। जैसे मेरा रोज का सफर है 80-80 किलोमीटर का, ये दोनों तरफ से।
तो उस सफर में मुझे बहुत सारी कविताएं मिल जाती हैं, बहुत सारे गद्य लेख मिल जाते हैं, मैं आगे गद्य लेख भी लिखूंगा, मुझे बहुत सारा मटेरियल मिलता है। पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा कैनवास है, यहाँ से यहाँ पर हमें एक छोटी सी लाइन से लेकर जो जितना बड़ा चाहे खींचना चाहे खींच सकते हैं। ये मेरा मानना है इस संदर्भ में। बिल्कुल सही बात है कि अब नजरिए की बात है, हम किस तरीके से देखते हैं दुनिया को। तो पूरा दुनिया दुनिया ही सच में एक कैनवस है, एक चित्र है। और नितिन जी आपके पास आते हैं अगले सवाल के साथ कि चिकित्सक को तो धरती पर ईश्वर का रूप देखा जाता है, उसको ईश्वर का रूप कहा जाता है। एक बहुत जिम्मेदारी का कार्य है वो, और अपने वक्त अपने हिसाब से नहीं होता है, वक्त जो है वो मरीजों के हिसाब से होता है कि अगर हम 7 बजे क्लिनिक बंद करना है, लेकिन मरीज अगर 9 बजे तक हैं आज, तो हमें उन्हें 9 बजे तक देखना है। फिर कुछ परिवार की भी जिम्मेदारी होगी ही निश्चित रूप से। तो ये जो वक्त का समन्वय है वो कैसे बैठाते हैं, इतना सब कुछ एक साथ संभव कैसे? जी बिल्कुल समस्याएं आती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मेरे पिता खुद डॉक्टर हैं, खुद चिकित्सक हैं। तो जब भी कोई कवि सम्मेलन होता है, मुझे कहीं बाहर जाना होता है, तो मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहता है मुझे कि साहित्य में, क्योंकि मेरी पीढ़ी में कोई भी मेरे पिता या मेरे दादा ताऊ जी कोई मतलब कोई कवि नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये एक लड़का अलग से निकल के आया है, परिवार में डॉक्टर भी है, एक अच्छा क्रिकेटर भी रहा, आगरा जोन खेला हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश ने कितनी इसने स्पर्धा खेली है क्रिकेट में। उसके बाद ये बैडमिंटन भी खेला, फिर डॉक्टर भी पढ़ाई कर ली इसने 6-7 साल, और उसके बाद अब ये नया कोई शौक इसको लगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ मंच पर, वीडियो आते हैं यूट्यूब पर, तो लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो ना कुछ तो इसमें है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी अगर रुचि है तो आप उस रुचि को निर्वाह करें, लेकिन साथ में जो आपका चिकित्सीय कार्य है उसको ना छोड़ें। तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम पेशेंट का नुकसान कम हो, उनको मैं पूरा समय दे सकूं। लेकिन कोई भी मंच जैसे मुझे मिलता है हफ्ते में, ये तो है नहीं कि डेली हमारे मंच होते हैं, नए कवि हैं, तो हफ्ते 1 या 2 दिन हमें शायद बाहर जाना होता है। तो मेरे पिता हैं, वो भी चिकित्सक हैं, तो वो मेरी क्लिनिक पे आते हैं, बैठते हैं, पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि वो 40 साल से हाथरस में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी जानते हैं सभी मरीज, सभी पेशेंट उनसे परिचित हैं। तो मैं नहीं होता तो वो करते हैं, और परिवार का पूर्ण सहयोग है कि आप साहित्य में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो करें, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में भी अपना ध्यान। जी, तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है, क्योंकि परिवार। जी 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 नितिन जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है, और अगले प्रश्न के साथ मैं ज्ञान प्रकाश जी के पास फिर आती हूँ कि ज्ञान प्रकाश जी लखीमपुर उत्तर प्रदेश के। जी नितिन जी 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 कुछ कह रही थी आप? जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ अच्छा। ज्ञान प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक व्यक्ति, एक गीतकार, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला कवि सम्मेलन में अपने गीत पढ़ता है और अपने झंडे गाड़ देता है। चारों तरफ वाहवाही हो जाती है, पेपर में भी, पोस्ट में भी ये देखने को मिलता है कि ज्ञान प्रकाश आकुल जी के गीत में बहुत अच्छा मतलब प्रस्तुति रही, शब्द शिल्प सब कुछ। तो कैसा लगता है ये अनुभव? बेशक ये अनुभव तो अच्छा ही लगता है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जैसा मैंने महसूस किया खुद में, कि कलाएं अगर मंच नहीं पाती हैं तो प्रायः उनमें कुंठा का भाव पैदा होने लगता है, कलाएं कुंठित होने लगती हैं। मंच का मतलब मेरा प्रदर्शन से है, चाहे वो गायन हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे नृत्य कला हो। तो किसी भी कला को एक पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। मैं बीएड की भाषा में अगर कहूँ तो कोई बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है, तो अगर कोई उसके पास वाह करने वाला या अच्छा करने वाला, उसकी शाबाशी देने वाला कोई अगर उसके खड़ा है पास, तो उसकी कला में और निखार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बड़े लोगों का जो आशीर्वाद है, इससे मैं वंचित नहीं रहा हूँ किसी भी समय। सोशल मीडिया से लेकर सामान्य जनजीवन में अपने आसपास के लोगों में बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, ये मेरा सौभाग्य है। तो बस आप जो लाल किला पे पढ़ करके अपना जो अपनी रचनाओं के बल पे अपने एक अलग मुकाम हासिल जो किए, वो आप कहते हैं कि आपके बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों की जो
दुआओं का असर है, आप ये श्रेय उनको देना चाहते हैं? बेशक बेशक, उन्होंने मुझे समय समय पर रेखांकित किया, मुझे शाबाशी दी, मैंने अच्छा किया तो उन्होंने अच्छा कहा, और जब मैंने बुरा किया तो उन्होंने मुझे समझाया भी, मुझे टोका भी मेरी गलतियों पर। और मुझे लगता जी है जी, शाबाशी देने वाले तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन गलतियों पर टोकने वाले लोग भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत संक्षिप्त में तो और बहुत अच्छा सारगर्भित उत्तर ज्ञान प्रकाश जी। और मैं अब अभिषेक के पास आना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन रहा है 3-4 महीनों का, जब हम सब घर पे रहे, तो निश्चित तौर पे इस पे जो है कुछ लोगों की क्रियाशीलता मर गई, कुछ लोगों की क्रियाशीलता और निखर गई। तो आपकी क्रियाशीलता में क्या निखार आया? आपने अंदर क्या क्या बदलाव लाए साहित्य के सृजन के क्षेत्र में? जी जी, ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत रचनात्मक रहा। मैं आपको सही बताऊं, हम्म ये क्योंकि समय के, हम सब लोगों के पास समय का अभाव होता है, और इस बार हमें समय बल्क में मिल गया, पूरा पूरा दिन हम लोगों को मिल गया। और इस लॉकडाउन से हम्म मैंने जो सबसे अच्छी चीज सीखी है ना, कि एक मनुष्य की, एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं, बहुत कम है। इस हम्म लॉकडाउन में सबसे पहला तो मुझे ये पता, फिर उसे रचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो चिंतन करने का, मनन करने का बहुत समय मिला। ये आपने भी देखा होगा कि इस बीच में मैंने कुछ अच्छे गीत भी लिखे हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आए। अब होता क्या है कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें आसपास की समस्याएं देखने का समय ही नहीं मिलता। हमें खुद के लिए नहीं समय मिलता। नहीं है तो दूसरों के लिए हम कहाँ से समय निकालें। इस लॉकडाउन में क्या हुआ, वो चीजें हम लोगों ने देखा। अब होता क्या है कि खेल के अंदर घुस के हमें नहीं पता चलता है कि खेल में क्या चल रहा है। बाहर बैठ के क्या हम चल सब रहा है? देखते तो हमें सरकार की स्थितियां पता चली, हमें समाज की स्थितियां पता चली। और मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ। इस बीच मैंने जब पहली बार ये देखा था, वो जो बच्चों को खाना बांट रहे थे और वो सब, और खाने के साथ वो सेल्फी ले रहे थे, तब मैंने ये मेरे लॉकडाउन की रचनात्मकता की शुरुआत वहीं से हुई। तब मैंने ये लिखा था कि एक सब्जी चार पूरी हाथ पर, प्यार से पुचकार कर वे दे गए, और फिर विनिमय हुआ कुछ इस तरह, चार दानी आठ फोटो ले गए। तो वो ये हाँ हाँ, जो क्रिया हुई, ये यहाँ से चालू हुई रचनात्मकता की। लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है। हर बुरी चीज के दूसरा पहलू होता है, अच्छाई होती है, तो मेरे लिए रचनात्मक रहा, अच्छा रहा है। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब। और अब नितिन जी के पास आते हैं कि नितिन जी, सुनने में आया है कि आप क्रिकेट और बैडमिंटन के खिलाड़ी भी हैं, तो हमारे जी श्रोताओं को कुछ बताइए। जी, मैं मध्य प्रदेश 22 अंडर 19 खेला हुआ हूँ, रेलवे से खेला हुआ हूँ, अच्छा। मध्य प्रदेश। हाँ। हाँ, और आगरा में इंटर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, मैंने खेले हुए हैं। सीके नायडू, वीनू मांकड़ ये खेले हुए हैं। और बैडमिंटन का तो यह है कि बैडमिंटन एक का खेल है मेरा, मतलब फिटनेस बरकरार रखने के लिए। कोई अब क्रिकेट तो खेलते नहीं हम लोग, लेकिन फिटनेस हम्म बरकरार रखने के लिए बैडमिंटन खेलने जाते हैं। तो बैडमिंटन में भी मैंने रोटरी क्लब की एक स्पर्धा होती है अलीगढ़ में, वो पिछले 2 वर्ष से हम्म हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं और मेरा एक पार्टनर है वो, और दोनों बार अच्छा। फाइनल जीते हैं। जी, तो अब अरे ये है कि वाह। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, या चिकित्सा क्षेत्र में है, साहित्य क्षेत्र में है, या जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, आप अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत खेल भी जरूरी है। क्योंकि हम 35 के आसपास के हो गए, तो अगर हम फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीमारियां हमें घेरेंगी। और इम्यूनिटी पावर, अब तो सरकार भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का भी जी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप खेलते रहें, सुबह जितना हो सके उतना पसीना अपने शरीर से निकालें। बिल्कुल। हमें याद आता है कि बुजुर्ग कहते थे कि अगर घर में 4 बेटे हों तो एक बेटा वकील और एक बेटा डॉक्टर जरूर होना चाहिए। तो एक डॉक्टर हमारे मित्र जो कवि हैं, उनके होने से हमें फिटनेस के बारे में भी बहुत कुछ पता चल रहा है। और मैं अगले सवाल के साथ ज्ञान जी के पास आना चाहूंगी कि ज्ञान जी, इस लॉकडाउन में आप भी बहुत सृजनशील दिखे। कभी नदी के किनारे ढोलक और हारमोनियम के साथ कोई आल्हा गाते हुए, तो कभी अपने जो है अलग अलग मुद्दों पे गीत की, सियाचिन से कोविड-19 से सन्नो का परदेसी दुल्हा। तो मतलब एकदम समसामयिक चीजें आप, अभी सुबह कोई घटना हुई और शाम को वो गीत और हारमोनियम ढोलक के साथ जो है नदी के तट पे, मतलब कैसे ये सब?
चूंकि मेरा मानना है कला के क्षेत्र में कि अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, नया नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा मतलब है। और ये जो ज्ञान प्रकाश जी का नेटवर्क मुझे लग रहा है कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो मैं अभिषेक के पास आती हूँ अगले सवाल के साथ। और अभिषेक नहीं नहीं कुछ नहीं है, हाँ मैं अपनी बात जी बोलिए ज्ञान। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जी बिल्कुल। तो मेरे मन में एक बहुत दिन से भाव था कि मैं अवधि के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जी हालांकि बचपन से मैं अवधि में बहुत सारे पैरोडी लिख सकता था उन्हें। तो इधर मेरी मुलाकात सर्वे शास्त्री जी से हुई है एक दिन ऐसे ही जी एट रैंडम। तो मैंने जी उनसे कहा कि मैं अगर अवधि में कहूँ तो क्या आप उसे गाएंगे, लिखेंगे, उसे प्रस्तुत हम्म करेंगे? तो उन्होंने, मैंने देखा कि उनका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा मैंने अवधि का ये थोड़ा सा प्रयास किया इधर इस लॉकडाउन में। और करने के लिए बहुत सारा गद्य लेखन, उपन्यासों की कई सारी रूपरेखाएं मेरे दिमाग में तैर रही थी। तो एक दो पर मैंने जी काम किया है, एक तो लगभग पूरा हो चुका है और दूसरा भी अभी चल रहा है, वो यात्रा पर है। तो जी ये आप कहते हैं कि सुबह घटना हुई और शाम को, तो जन सरोकारों का मतलब भी यही है कि जन तक अपनी बात हम्म पहुंचानी है, जन की समस्याएं। तो जिस समय हमारी समस्याएं उठें, जिस समय समस्याएं से हम दो चार हो रहे हों, उस समय हमको बोलना चाहिए, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है मैं तात्कालिक घटनाओं पर भी लिखता रहता हूँ। और जो लीक से हटके थोड़ा बहुत इधर उधर अवधि हो या कभी कभी गद्य में कुछ थोड़ा बहुत हाथ आजमा लेता हूँ। तो इन सब सारी चीजों के लिए मुझे लॉकडाउन में भरपूर समय मिला। हालांकि जब पूरा कला क्षेत्र त्राहि त्राहि कर रहा है लॉकडाउन को, तो मैं अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये सकारात्मक रहा। अगर इसके नकारात्मक पहलू को छोड़ दें तो इसे सकारात्मक कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हर सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, वैसे ही हर घटना के भी दो पहलू हैं। अगर बेशक, कहीं ये बेशक। हनन किया है तो इसने कहीं जो है वो जो है ऊर्जा का भी तुरंत काम भी किया। दिया, इतना वक्त मिला है। और ये आप पुरुष समाज कह सकते हैं कि हमें बहुत वक्त मिला है, हम सृजन कर पाए, हम गा पाए। हम महिलाएं तो मतलब ये कह नहीं सकते, वो कभी और डिस्कस करेंगे। और अगले प्रश्न के साथ मैं अभिषेक के पास आना चाहूंगी कि अभिषेक, जब हम कुछ लिखते हैं और उसकी तारीफ हमारे कुल के अच्छे लोग करते हैं, हमारे बड़े करते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमको अब और अच्छा लिखना है, हमें और अच्छा करना है? लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत अच्छे हैं, एक स्टैंडर्ड सेटअप हो गया, इसको इसी स्टैंडर्ड का हमें लिखना है, इसी लेवल का हमें करना है। ये क्या एक तरीके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है? देखिए, जो प्रशंसा होती है, जो प्रशस्ति मिलती है हमको हमारे बड़ों, जैसे हमारे साथ ही बैठे हैं ज्ञान प्रकाश आकुल दादा, इनकी हमेशा मुझे उत्साहवर्धन ये करते रहते हैं मेरा। मैं इनके लिए इनका आभार जीवन भर के लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ। होता क्या है ना कि जैसे ज्ञान प्रकाश आकुल दादा ने मुझसे कहा कि अभिषेक ये तुमने गीत अच्छा लिखा, अब मेरे अंदर एक डर बैठ जाता है कि अब मैं दादा को कभी निराश नहीं कर सकता। अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि दादा मुझसे कभी निराश ना हो। अब और प्रशंसा के सबसे बड़े दो पहलू होते हैं। एक तो इससे हम उत्साहवर्धन एक जिम्मेदारी की तरह ले सकते हैं, और एक होता है कि ये दिमाग पर चढ़ जाती है कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की, इतने बड़े गीतकार ने मेरी प्रशंसा की, अब मैं सबसे ऊपर पहुंच चुका हूं। अच्छा, संतुष्टि का जो विचार है ना, वो प्रगति के लिए घातक है। प्रगति का तो वो कत्ल कर ही देता है, संतुष्टि के विचार। अगर हम ये सोचे कि हमें इससे आगे कुछ और करना, भले ही हम कूड़ा करकट ना इकट्ठा करें, हम इंतजार कर लें, हम समय ले लें, लेकिन हम आगे ज्ञान प्रकाश साकुला जो भी हमारा बड़ा आप हो गई हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको निराश नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही बात। और यही प्रश्न लेके मैं नितिन जी के पास भी आती हूँ। नितिन जी, कि आप जैसे कहते हैं कि आप विष्णु सक्सेना जी को सीखे, और वो आपके क्षेत्र से हैं भी, चिकित्सक भी हैं वो आप जैसे ही, तो आप उनके गीतों से प्रभावित होकर लिखे। और जब ऐसे लोग आपके गीतों की, आपकी रचनाओं की तारीफ करते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अब इस स्टैंडर्ड को डाउन नहीं कर सकते और अच्छा लिखना है? बिल्कुल दीदी, ये बात तो है कि जैसे सक्सेना जी बिल्कुल हाथरस के ही हैं। हाथरस से 28 किलोमीटर दूर उनका कस्बा पड़ता है, चंद्रराव। आज भी वहीं रहते हैं, वहीं पे।
नेटवर्क की समस्या रह रह करके आ लोग रही मेरे मंगाए उन्हें किसी पत्रिका में जी गीत देने थे हम्म, जी। तो मैंने उनको अपने 2-3 गीत दिए, तो उन्होंने कहा यार ये नितिन थोड़े हल्के हैं, इनको थोड़ा और अच्छा सुधार करो। तो मैंने प्रयास अच्छा किया, सुधार किया, लेकिन मैंने इस क्षेत्र में आकर के ये देखा कि आपके अंदर मौलिकता नहीं है, आपके शिल्प में सरलता नहीं है, मौलिकता नहीं है, सृजन अच्छा नहीं है, तो आप मंचों पर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि कोई हम्म भी श्रोता आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आप किसी और के तरन्नुम में या किसी और के उससे ज़्यादा प्रभावित होकर के मंचों पर आएँगे, तो श्रोता को आपकी हम्म, शकल के साथ-साथ जिस कवि की वो रचना की या तरन्नुम है, वो दिखाई देने लगेगा। तो हमें वो बड़ा याद हाँ ध्यान रखना है। जी। जी 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 ज्ञान प्रकाश जी, आपसे भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है कि डॉक्टर हम क्या हो तो देखते किसी हैं का कि जब जी, आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन साक्षात उसको अपने अंदर उतार नहीं सकते। जैसे मेरा बड़ा जी बिल्कुल ए सही ओ बात ओज में मैं लिखूँ या ओज में कविता लिखूँ या पढ़ूँ, लेकिन मुझ में नहीं हो पाया, मैं श्रृंगार के अलावा कुछ लिख ही नहीं पाया। और ज्ञान प्रकाश लिख ही राकुल नहीं जी पाए, इतने बड़े कवि बैठे वो हुए तो हैं, सब कुछ तो लिख उनको लेते हैं, उनका तो पूछिए मत अभी मैंने जी देखा कि वो ज्ञान जी आला भी गाते हैं, आला गा हाँ रहे थे। आला भी ये तो लिखते बताइए हैं अवधि, मतलब आला मैं क्या बताऊं। मुझे जब भी समय खाली मिलता है अपने चिकित्सीय क्षेत्र से या वैसे मैं रात को बैठता हूँ, तो मैं यूट्यूब पर आला या रसिया, इस 2 के अलावा मैं कुछ नहीं सुनता। या तो साहित्य में अच्छा कविता या आला और रसिया, ये 2 विधा ऐसी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है इसमें। जी 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 ज्ञान भाई, आपके पास आती हूँ अगले सवाल के साथ कि हम सब देखते हैं कि हमारे कुल के बड़े कवि कुमार विश्वास जी जब अपने पेज से आपकी कविताओं को पोस्ट करते हैं और जब वो आपका नाम लेकर के बोलते हैं कि एक बच्चा है ज्ञान प्रकाश आकुल, बहुत अच्छे गीत आजकल लिख रहा है, तो कैसा अनुभव होता है? खुशी तो अपनी जगह है, वो तो होगी, जाहिर सी बात है। एक जिम्मेदारी भी कितनी बढ़ जाती है रचना धर्मिता की तरफ, क्या मतलब क्या भाव होते हैं? हाँ, बेशक ये प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जब-जब मुझे सराहा है तो मेरी ऊर्जा भीतर से और बलवती होकर बाहर आई है। और हम्म डॉक्टर कुमार विश्वास जी हों या उनके समकक्ष देश के और भी जो भी साहित्यकार हैं, वो हम सही मुझसे कहा वय में जितने भी बड़े लोग हैं, वे सारे लोग मुझे कभी न कभी पुनर्बलन देते रहते हैं और आदरणीय हम्म डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्नेह तो मुझे खैर मिलता ही रहता है, ये मेरा सौभाग्य है। और एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा, इससे जब बड़े लोग, हमसे अच्छे लोग, हमसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हमें जब शाबाशी देते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन मैं हम्म प्रशंसा और प्रशंसाओं के बीच में एक बारीक अंतर बताना चाहता हूँ इस प्रश्न के माध्यम से, हम्म कि कितनी ही बार क्या हम्म होता है कि हमारी सामान्य सी रचनाओं पर प्रशंसाओं के ढेर लग जाते हैं और यहाँ तक लग जाते हैं कि मतलब जिनको मैं जानता हूँ कि ये रचना उत्कृष्ट नहीं है, उसके बावजूद उस पर जो हम्म है सोशल मीडिया पर भीड़ लग जाती है। हम्म, बिल्कुल इस तरह का कुछ प्रश्न था मेरे पास जो मैं लेके आ रही थी। हाँ, एक भीड़ हमको मोटिवेट करने लगती है और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को जी ज्ञान जी बोलिए। जी, जी, तो एक भीड़ हमको मोटिवेट करने लगती है, सोशल मीडिया हो या कि आम भी आस-पास के लोग हों। फिर ऐसा होता है कि जैसा वे सुनना चाहते हैं, जैसा वे कहना चाहते हैं, मैं वो बोलने लगता हूँ। मुझे लगता है इससे हम्म बचना चाहिए कभी-कभी हमें। तो ये सोशल मीडिया की भीड़ या सोशल मीडिया से इतर जो आम जनजीवन के लोग हैं, तो उन प्रशंसाओं के बीच में भी अपने आप को बचाए रखते हुए सृजन करना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैं शायद वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी निजता को बड़े लोग अगर शाबाशी देते हैं तो निश्चित रूप से आपने कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन हम्म जिन्हें मैं जानता हूँ कि इनकी साहित्यिक समझ बहुत कम है या एकदम न्यून है, ऐसे लोग जब आपको बहुत ज़्यादा वो करने लगे तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपको
अपने आप को भी बचाए रखना कहीं ना कहीं आवश्यक है। कुल मिला के बोलिए बोलिए जी। जी ज्ञान जी कहिए। जी, ऐसा मेरा मानना है इस प्रश्न पर। जी बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि जब मेरा ये साहित्यिक मंचों का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत मैं चैनल्स पे जाने लगी जब, तो मैं बहुत खुश थी। तब तो मेरी माँ जिंदा थी, तो मैंने उनको बहुत कॉल से बहुत अपनी खुशी जताई कि माँ मैं आज तो आज तक से हो करके आई इस तरह का। तो उन्होंने एक बात कहा था कि जब जो अपनी सफलता है उसको कभी दिमाग पर मत लेना और अपनी बेशक। असफलता को कभी हृदय पे मत लेना। तो ये दो चीज अगर तुम नहीं करोगी तो बैलेंस बना करके रखोगी, और जिस दिन तुमने असफलता को हृदय पे लिया और सफलता को दिमाग पर ले लिया, उस दिन तुम्हारा जो है वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला जो श्लोक है बेशक वो चरितार्थ हो कुंठाएं जाएगा तुम्हारे ऊपर। कुंठाएं पैदा होने लगती हैं फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, और शायद मेरे इस जवाब से भी ये प्रश्न का पूरा उत्तर हमारे श्रोताओं को मिल गया होगा। बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो सिमटता जा रहा है, घड़ी टिक टिक घूमती जा रही है। कुछ साहित्यिक चर्चा की तरफ आते हैं। मुझे लगता है कि आप सबका व्यक्तित्व इतना बृहद है कि एक पूरा एपिसोड चाहिए परिचय के लिए, और वो हम फिर देते रहेंगे। एक प्रश्न के साथ आती हूँ मैं नितिन जी के पास कि नितिन जी, क्या आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, श्रेष्ठतम रचना कर चुके हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो मुझसे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कि मेरा श्रेष्ठतम हो गया हो। कभी किसी बड़े साहित्यकार ने कहा भी है कि आपका श्रेष्ठतम तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचने हो ही लगे नहीं कि आज मैंने अपनी अपनी श्रेष्ठ कविता लिख दी, तो ये आप एक मुगालते में है कि आपने श्रेष्ठ कविता लिख दी। क्योंकि आप जब तक इस क्षेत्र में जब तक लिखते रहेंगे तो पता नहीं कब कहाँ जाकर के आपकी श्रेष्ठतम रचना पूरी हो। लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरा भी श्रेष्ठ कोई रचना मेरे कलम से निकली हो। अभी तो बस स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर सीधे तौर पर कह सके। अपने से सीनियर लोगों को सुन करके, उनको पढ़ता हुआ देख करके, उनके प्रस्तुतिकरण को देख करके सीख रहे हैं। श्रेष्ठ मैं नहीं समझता कि अभी कोई कविता ऐसी हो जो श्रेष्ठ हो। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा लिख चुके हैं कि अब ये तो बहुत अच्छा हो गया मुझसे? दीदी मेरा मेरा जो मानना है इस संदर्भ में वो थोड़ा सा और अलग है। मैं मानता हूं अगर मुझे मेरा श्रेष्ठतम चुनना होगा, मैं आखिरी रचना लिख दूंगा, उसके बाद मैं उनमें से श्रेष्ठतम चुनूंगा। और अभी मैंने अपनी आखिरी रचना नहीं लिखी। किसी भी लेख का उसकी समीक्षा उसके पूर्ण विराम के बाद होती, किसी पुस्तक की समीक्षा उसका आखिरी अक्षर, उसका आखिरी शब्द पढ़ लेने के बाद होती। तो अभी तो बहुत लंबा सफर है। और दूसरी बात कि कभी है या कभी है, ऐसा कभी वर्त मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग नहीं कर सकते। कभी था हमारे मन, अगर कल को मैं कुछ गलत कर दूं तो मेरा पिछला किया हुआ सब खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा आकलन मेरे बाद में किया जाए, मैं चाहता हूं। और मैं अपना आकलन तो कर ही नहीं सकता जब तक मैं अपनी अंतिम रचना नहीं लिखता। जी बिल्कुल। और मेरे जो है दुआ है कि ये जो है कई दशक तक ये यात्रा चले। और ज्ञान भाई के पास आती हूँ एक सवाल के साथ कि मुझे पता है उनका भी ऐसे ही कुछ जवाब होगा कि नहीं अभी हम नहीं लिख पाए हैं। तो दूसरे प्रश्न के साथ प्रश्न को बदलती हूँ, मैं ज्ञान जी के पास आती हूँ कि ज्ञान जी, साहित्य के हर क्षेत्र में स्थापित होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है साहित्यकार को। वो चाहे कहानीकार हो, कथाकार हो, या कवि हो, अतुकांत कविताएं लिखता हो, या छंदबद्ध कविताएं लिखता हो। तो आपको क्या लगता है कि मंच का संघर्ष जो है वो अकादमी कविता के मुकाबले कम है, फर्क है? मंच पर जगह बनाना अकादमी कविताओं में जगह बनाने से ज्यादा आसान है? यह आपका प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं जवाब दूंगा। सार्वजनिक पटल पर जहां तक मेरा मानना है कि संघर्ष तो हमें एक अच्छा पिता बनने के लिए भी करना पड़ता है, एक अच्छा पति बनने के लिए भी करना पड़ता है, एक अच्छा पुत्र बनने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि डार्विन ने पहले कहा है कि योग्यतम की उत्तर जीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम फिटेस्ट होना चाहते हैं
तो हमको जो है लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी अपने आसपास से। वो लड़ाई जरूरी नहीं है कि वो लात मुक्के की लड़ाई हो, बौद्धिक लड़ाई हो सकती है। और बौद्धिक लड़ाई भी उसको लड़ाई ना कहा जाए, प्रतिस्पर्धा ही कहा जाए कहीं ना कहीं। प्रतिस्पर्धा। तो ये चैन नहीं होना चाहिए किसी कवि के मन में, ऐसा कोई चैन जैसा भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे अकादमिक क्षेत्र में मैं लड़ पाऊंगा या कि मैं मंच पे लड़ पाऊंगा। तो ये लड़ने जैसा कुछ नहीं, जिस क्षेत्र के आप होंगे वह क्षेत्र आपको स्वयं ही चुन लेगा, ऐसा मेरा मानना है। जिस क्षेत्र के लिए आप उपयुक्त होंगे वो क्षेत्र आपको चुन लेगा। आपको निश्चित, आप अगर संघर्ष करते रहेंगे, निरंतर अपना काम करते रहेंगे, कहने का मतलब है कि ये दुनिया भर के और सारे तिकड़म करने के बजाय अगर आप अच्छा लिखते रहेंगे, लोक मंगल की भावना को हृदय में रखते हुए आप अपना लेखन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका मुकाम मिलेगा। क्योंकि आपका संघर्ष ये नहीं है कि इसका नाम काटो, उसका नाम बढ़ाओ, इस पत्रिका में जुगाड़ लगाओ, उस पत्रिका उस संपादक को छोड़ो। हमारा संघर्ष है ही नहीं। हमारा संघर्ष तो यह है कि हम अपनी कविताओं से लोक मंगल, लोक कल्याण का कितना प्रसार कर रहे हैं, मतलब कितना हमारी कविताएं लोक को कितना प्रभावित कर रही हैं। हमारा संघर्ष यह होना चाहिए। तो अगर हम लोक को प्रभावित कर पा रहे हैं, लोक मंगल की भावना जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं, या कि जो लोग जिम्मेदार हैं लोक मंगल की भावना के जो नष्ट करता है, उन लोगों के मन में वैसा कुछ भर पा रहे हैं जिससे लोक मंगल की भावना को बल मिले, तो हमें हमारा स्थान मिल गया, हमें ऐसा सोचना चाहिए। जी, बहुत अच्छा जवाब। और नितिन जी के पास आती हूँ इसी तरीके का कुछ प्रश्न लेके कि नितिन जी, क्या मन करता है कि कुछ ऐसा लिखें कि सिलेबस में हमारी भी कविता बच्चे पढ़ें, हमारी कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएं? मेरा ही नहीं जी, बिल्कुल, ये मेरा ही नहीं, ये तो हर कवि का, हर लेखक का एक सपना रहता है कि उसको पढ़ा जाए। क्योंकि एक कवि या उसकी कविता एक ऐसी होती है कि उसके जाने के बाद भी वो न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहती है, जब तक उसको पढ़ा जाए या फिर उसको किसी और माध्यम से कहीं अगर उसकी लेखनी चिपकी हुई है, लगी हुई है, किताबों में है, लाइब्रेरी पर है, तो ये सबकी इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा है कि कोई ऐसी कविता हो जो बच्चों के पाठ्यक्रम तक पहुंचे, या डिग्री कॉलेज, जैसे डॉक्टर साहब का, हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का एक गीत बीए की फर्स्ट ईयर क्लास में महाराष्ट्र सरकार ने चयनित किया था, आज भी पढ़ाया जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरा भी मन है कि कोई ऐसी रचना मेरे कलम से निकले कि वो किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचे। ज्ञान प्रकाश जी, इतना अच्छा लिखने के बाद ये विचार तो मन में आता ही होगा कि मेरी कोई भी कविता, मेरा कोई भी गीत, मैं इतना सक्रिय हूं तो पाठ्यक्रम में आए, ये विचार तो मन में आता ही होगा। ये विचार तो निश्चित रूप से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और लिखना चाहिए, और जब मैं इस योग्य हो जाऊंगा तो पाठ्यक्रम स्वयं मुझे चुन लेगा। तो अपना काम मुझे करते रहना है, बस ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है, अपना काम करते रहो, चरैवेती 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 चरैवेती, वक्त आएगा तो जो है। बिल्कुल। एक प्रश्न के साथ मैं अभिषेक के साथ पास आना चाहूंगी कि समसामयिक परिवेश में सोशल मीडिया कितना अहम भूमिका निभाता है हम जैसे लोगों को दुनिया के सामने लाने में, हमारी कौशल को, हमारी कला को, हमारी सृजनशीलता, हमारी पहचान बनाने में क्या रोल प्ले करता है सोशल मीडिया? जी, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। वो उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये जो महफिल है, हम लोग बैठे, मैंने कभी आज तक अपने कोई गीत कभी किसी पत्रिका, किसी न्यूज़पेपर में कभी नहीं भेजे। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर डाले। ज्ञान प्रकाश आकुल दादा का आशीर्वाद मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है, और इतने सारे तमाम लोग जान गए हैं, कविता पहुंच रहा है। और कविता का उद्देश्य है जन जागरण, मूल उद्देश्य जन जागरण है। हम प्रेम गीत लिख लें, सब कुछ लिख लें, प्रेम गीत में भी एक जागरण होना चाहिए। तो जैसा ज्ञान प्रकाश आकुल दादा हमेशा कहते हैं कि हमें लोक से लेकर लोक को देना है, बस हमें फिल्टर करके चीजें जो हमें मिल रहा है उसको काव्य रूप में परिवर्तित करके हमें दुनिया को दे देना है। और सोशल मीडिया, उसका फेसबुक और ये ट्विटर, व्हाट्सएप, इसका सबसे बड़ा साधन। अच्छा होता क्या ना कि तकनीकी दो चीजें लेकर आती है कि एक उसका वरदान और एक उसका अभिशाप। जहां अच्छा बढ़ रहा है वहां
जहाँ जहाँ अच्छा बढ़ रहा है वहाँ बुरा भी बढ़ रहा है। जहाँ पर गलत कविता में जो लोग वैमनस्यताएं प्रयोग कर रहे हैं, कविता में लोग गालियां प्रयोग कर रहे हैं, वो भी कविताएं बढ़ रही हैं, वो भी लोगों तक पहुंच रही हैं, वो लोगों को कुंठित कर रही हैं। अच्छी कविता के साथ साथ बुरी कविता का भी हो रहा है, लेकिन अच्छा ये है कि अच्छी कविता का संवर्धन हो रहा है। इसका और मैं इंगित करना चाहूंगा ज्ञान प्रकाश आकुल दादा, मैं ज्ञान प्रकाश आकुल दादा को फेसबुक के माध्यम से ही जानता हूं और ज्ञान प्रकाश आकुल दादा की पोस्ट पर बड़ी भीड़ रहती है। उसका श्रेय ज्ञान प्रकाश आकुल दादा को फेसबुक को देना चाहिए और देते हैं ज्ञान प्रकाश आकुल दादा उसका श्रेय फेसबुक को। तो ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया जो है वो एक अहम किरदार निभाता है। एक अलग तरीके के सवाल के साथ मैं नितिन जी के पास आना चाहूंगी और इसका जवाब मैं ज्ञान जी से भी जानना चाहूंगी कि नितिन जी, हम सब मंच पे सक्रिय हैं और मंच पे कविता पढ़ना एक तरीके का आर्ट है, फॉर्म ऑफ आर्ट, एक तरीके की कला है, परफॉर्मेंस है। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस कविता से बड़ी हो गई, या लोग कहते हैं कि कविता अच्छी थी, परफॉर्मेंस और अच्छा करो, तो क्या ऐसा लगता है कि आज प्रस्तुति कविता से बड़ी हो गई, या दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, क्या है मतलब? दीदी देखिए, ये अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में कवि सम्मेलन कर रहे हैं तो वहाँ आपको भी पता है कि वहाँ कविता किस स्तर की सुनी जा रही है, या आपकी जो प्रस्तुतिकरण है वो किस तरह का होना चाहिए। वहाँ आपको केवल उस स्टूडेंट के मन की बात कहनी है, और उसी कविता को लेकर के आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो उस कविता को नकार दिया जाता है। तो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के बिना तो देखिए, मंच पर अगर आप हाथ कप पा रहे हैं, पैर कप पा रहे हैं, ठीक से उच्चारण नहीं हो पा रहा, सा को सा कह रहे हैं, तो वो दोष है, कहीं ना कहीं गलत है ही। लेकिन प्रस्तुतिकरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण शिल्प, क्योंकि जब तक आपके पास कलम की ताकत नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि प्रस्तुतिकरण आपका कुछ बना पाएगा या कुछ बहुत आगे तक आपको ले जाएगा। लेकिन कविता में दम होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, सृजन आपका अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, कविता अगर आपके पास अच्छी है तो सुनी जाती है। ज्ञान जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, कविता बड़ी हो गई या प्रस्तुतिकरण, या दोनों का सामंजस्य जरूरी है? मेरा मानना तो दोनों के सामंजस्य पर ज्यादा मेरा मत है। कारण यह है कि प्रस्तुतिकरण कुछ और नहीं है। प्रस्तुतिकरण केवल और केवल आपकी पंक्तियों का जन तक संप्रेषण ही है। आप सही से संप्रेषित अगर हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है। संप्रेषण कैसे अच्छा होगा, इसके लिए एक जो मैंने महसूस किया है मंचों पर जा जाकर कि कविता के कविता के जिस समय आप लिख रहे होते हैं तब उसी भाव में आपको बार बार जाना होता है, पढ़ते समय भी। जब पढ़ते समय आप उस भाव को पहुंच जाते हैं जिस समय आप कविता लिख रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से वो कविता संप्रेषित होती है, वो पंक्तियां पब्लिक तक उसी रूप में पहुंचती है जिस रूप में आप पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप उसमें कुछ अगर आपने धुन का आधार बना करके लिखा है तो आपको निश्चित रूप से मंच पर उसको उस धुन के रूप में गाया जाना चाहिए, और लय एकदम तल्लीन होकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है इस विषय पर। बाकी प्रस्तुतिकरण धीरे धीरे सीखने की चीज है, वो मंच पर जाते जाते व्यक्ति को अभ्यास हो ही जाता है, ऐसा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मेरा भी अपना अनुभव है कि शीशे के सामने खड़ा होकर कितना भी पढ़ लीजिए, जब आप मंच के सामने जाते हैं और सामने भीड़ होती है तो वो सब किया धरा घर रह जाता है और वहां एक नए तरीके से फिर शुरुआत होती है। एक और प्रश्न के साथ मैं अभिषेक के पास आना चाहूंगी। अभिषेक, आप बहुत युवा हैं, हम सब में सबसे युवा हैं, और आजकल जो देखा जा रहा है वो ये कि अभिव्यक्ति की आजादी जो सोशल मीडिया पे है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। लोग कुछ भी लिख देते हैं, किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है उसको भी ट्रोल कर देते हैं। अलग अभी बीच में कुछ महीने पहले एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के 2 लोग गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिस अपने अपने पक्षधर लोग ट्रोल किए। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी इतनी होनी चाहिए, खासकर एक लेखक को, एक कवि को, कि वो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है? क्या ये आजादी होनी चाहिए? जी, अभिव्यक्ति की आजादी हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की, हम वो ना पहुंचाएं जो नहीं पहुंचाना चाहिए।
और एक कवि लेखक होने के माध्यम, देखिए कवि और लेखक का अनुसरण, कवि और लेखक आगे चलने वाले लोग होते हैं, उसके पीछे लोग चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो हमें कभी ऐसी चीज का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी भावनाएं मारकर भी भावनाओं के लिए भी ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए कि जो गलत संदेश जाए पीछे वाले लोगों के लिए। हम तुलसी को फॉलो करते हैं, हम कबीर को फॉलो करते हैं, हम सूर को फॉलो करते हैं, हम ऐसी परंपरा के लोग हैं। आपने एक चीज बीच में कही कि हम मृत्यु का उल्लास मनाया गया, ये मैं उस दिन बड़ा दुखी रहा। अब मैं किसी से हो सकता है मेरे विचार ना मिलते हो, लेकिन ये सनातनी परंपरा नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं, कभी भी किसी की मृत्यु का उल्लास नहीं मनाया गया इस परंपरा में। रावण का वध करने के बाद श्री राम कहते हैं कि जाओ इसके पैरों के, अपने भाई से कहते हैं जाओ इसके पैरों के पास खड़े होकर इसका ज्ञान ले लो। रावण जैसे दुराचारी व्यक्ति से अगर हमारी परंपरा ये है कि ज्ञान लेना, उसका सम्मान देना, तो हम किसी की मृत्यु का उल्लास कैसे मना सकते हैं। और दूसरा, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही, तो फेसबुक और सोशल मीडिया ये उल्टी करने की जगह हो गई। हमारे मन में जो आ रहा है हमने यहाँ पे आके उल्टी कर दी उसकी। और ये कवि साहित्यकारों को मैं बहुत देख रहा हूँ, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है इन सब चीजों के लिए कि वो उनका, आप जैसे मान लो किसी के पास 5,000 फॉलोअर हैं फेसबुक पे, उसमें से कम 10 लोग तो ऐसे होंगे जो उसको फॉलो कर रहे होंगे, जो उसकी बात मानते होंगे, जो सुनते होंगे। अगर वो गलत चीज का प्रचार कर रहा है तो वो उसने उन 10 लोगों में उस गलत चीज का, उस दुर्भाव का, उस दुराग्रह का संवहन कर दिया। वो यहीं पे अभिव्यक्ति की आजादी एक हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके साथ नैतिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। जी ज्ञान प्रकाश जी, अभिषेक कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों के साथ। जल्दी से इस बात को कंक्लूड करिए आप भी। मैं अभिषेक की बात से 100% सहमत हूँ कि समाज का अग्रणी व्यक्ति होने के नाते जो है, मैंने कहीं कहा भी था कि कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। और कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। तो मैं अपनी बात इन्हीं पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कविताओं का प्रयोग लोक मंगल के लिए होना चाहिए, कलाओं का प्रयोग लोक मंगल के लिए होना चाहिए। उनको निश्चित कहीं भी ऐसी, और जहां पे सीधा मतलब मैंने कहा कि आग लगाना कवि होने का मतलब है तो जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। आप तो पानी बनने के लिए हो, आपका आग लगाने से कोई, आग लगाने वाले लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, उनका काम आप क्यों कर रहे हैं, आपका काम तो पानी बनना है। तो अभिषेक की बात से पूरा सहमत हूँ, मुझे और बहुत ज्यादा नहीं कहना इस विषय पर। जी नितिन जी, बस अंतिम ये, उसके बाद काव्य पाठ की तरफ चलते हैं कि महाकवि गोपाल दास नीरज जी कह गए कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो उस सौभाग्य की जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए अपने शब्दों पे कंट्रोल करके, सोशल मीडिया पर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया हो, मंच हो, कहीं भी हो, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्द शिल्प का ध्यान बहुत रखना चाहिए कि आप, माँ शारदे ने अगर आपको ये वरदान दिया है या ये आपको आशीर्वाद दिया है कि आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, तो अच्छा कह भी सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, मंच पर आए, अपनी अच्छी प्रस्तुति दें, और जितना हो सके प्रेम सद्भाव की बात करें। किसी से ऐसी बात ना कहें कि किसी को ये लगे कि साहब फलाना कवि इस तरह की बात कह गया, कि किसी पार्टी का समर्थन कर गए या किसी पार्टी का विरोध कर गए। ये नहीं होना चाहिए। सीधी अपनी कविताओं से जोड़ें, अपनी कविताओं में प्रेम बरसाएं और सभी को अपनी तरफ खींचने का काम करें। जी बहुत सुंदर बात, आप सभी से बहुत सारघर्भित चर्चा हुई। और अब चलते चलते अभिषेक, थोड़ा सा कुछ हो जाए, हमारे श्रोता जो है वो जरूर आप सबकी रचनाएं भी सुनना चाहेंगे। तो हमारे पास 8-10 मिनट का वक्त है, तो उसी हिसाब से थोड़ी रचनाएं हो जाएं। अभिषेक आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं एक विरह गीत का एक मुखड़ा और एक बंद रख देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। हाँ। मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा, मेघों की अलकावलियों से उलझा मन कभी नहीं लौटा, एक बार तुम्हारे साथ गया
फिर सावन कभी नहीं लौटा, क्या बात है, एक क्या बात है। बार तुम्हारे साथ गया, फिर वाह। सावन कभी नहीं लौटा, अमराई पर चिड़िया चहकी, पर मुझ तक चहक नहीं आई, क्या बात, अमराई पर चिड़िया चहकी, पर मुझ तक चहक नहीं आई, तीजें भी आई गई मगर मेहंदी की महक नहीं क्या बात, आई, दो गात नहीं फिर गुथे कभी, भुरहारे अध अंधियारे में, दो गात नहीं फिर क्या बात है। गुथे कभी, भुरहारे अध अंधियारे में, दो भुजा युगल का चिर अविजित, आलिंगन कभी नहीं लौटा, एक क्या बात है, बार तुम्हारे साथ गया, फिर सावन कभी नहीं लौटा। इसका एक जो मेरा पसंदीदा बंद है वो मैं रख देता हूँ, फिर अंत करता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। साथी के जीवित रहते भी, साथी के जीवित रहते भी, वैधव्य निभाना हाँ, क्या होता, साथी के जीवित रहते भी, वैधव्य निभाना क्या होता, या फिर पूछो तुम सारस से, या फिर पूछो तुम सारस से, प्रेयसी का जाना क्या होता, या फिर पूछो तुम सारस से, प्रेयसी का जाना क्या होता, अनचाहे जटिल विभाजन में, अनचाहे जटिल विभाजन में, मेरे ही भाग सिफर आया, अनचाहे जटिल विभाजन में, मेरे ही भाग सिफर आया, सांसें तो चलती रही मगर फिर जीवन कभी नहीं लौटा, एक बार तुम्हारे साथ गया, फिर सावन कभी नहीं लौटा। सावन का बहुत बढ़िया गीत, बहुत सुंदर विरह गीत। अभिषेक, बहुत सुंदर विरह गीत। और जल्दी से नितिन जी भी कुछ सुना दे, फिर हम ज्ञान भाई को सुने, ज्यादा वक्त नहीं है बस हमारे बस पास। बस, बिल्कुल। बस। एक बंद सुना देता हूँ मैं एक गीत का। हाँ बिल्कुल, पुनरावृत्ति नहीं करिएगा पंक्तियों की, जल्दी हो जाएगा। जी, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। पंक्तियों, एक बंद हाँ छोटा सा, हाँ। बिना किसी भूमिका के। चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, बिन तुम्हारे अधूरी मेरी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, ओ बिन तुम्हारे अधूरी मेरी चूड़ियाँ। बंद किया। चूड़ियाँ। जिंदगानी रवानी है ये, नेह के बाग में रात रानी है ये, खनखनाए तो सर सज उठे झंझनन, ओ खनखनाए तो सर सज उठे झंझनन, प्रेम सरगम योगों की पुरानी है ये, ओ प्रेम सरगम योगों की पुरानी है ये, खोल दे मन की सांकल लगी खिड़कियां, क्या बात है। खोल दे मन की सांकल लगी खिड़कियां, अनमनी अनमनी बावरी चूड़ियां। समय का ध्यान रखते हुए क्या गीत बात, बता रहा हूँ, कभी मौका बहुत मिलेगा तो पूरा करेंगे इस गीत को। बिल्कुल बिल्कुल इस गीत को बिल्कुल। फिर कभी। और ज्ञान भाई को सुने जी, ज्ञान भाई सुनाइए।
चूंकि अवध से आता हूँ इसलिए 1 मिनट में मैं परिचय का एक छंद पढ़ता हूँ जो मेरे सर्वाधिक सुना गया है इधर। जी हाँ, वो सुनिएगा। फिर एक एक 1.5 मिनट का गीत पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। एक बार गुरु एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उसका नाम बताओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चारों भाइयों ने क्या जवाब दिए होंगे, क्या उत्तर दिए होंगे, मैंने बहुत 4 सुंदर पंक्तियों में छंद है। उनके बिल्कुल उत्तर लिखे हैं, वो पहुंचाता हूँ आप तक, सुनिएगा। बिल्कुल। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न क्या जी बात। से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए, बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू, बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। क्या बात है, बहुत एक सुंदर। एक गीत 1.5 मिनट का गीत है। गीत की छोटी सी भूमिका बिल्कुल है। बिल्कुल। रामलीला जी के बाद की स्थिति जो होती है, मैंने एक गीत के माध्यम से मैंने रामलीला को उस कोने से देखने का प्रयास किया है जिस कोने से आमतौर से रामलीला नहीं देखी जाती। आप सुनिएगा जी जी, स्वागत कि है। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए। और पात्रों ने उतारे मुकुट बंदर के मुखौटे, और पात्रों ने उतारे मुकुट बंदर के मुखौटे। काम जिनके पास था तो काम पर वे लोग लौटे, और धो लिया चेहरा जरा, राक्षस सब आदमी से हो गए। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल क्या बात। घरों में खो गए। और उड़ गई रंगत गुलाबी, खुल गया फिर रंग भूरा। उड़ गई रंगत गुलाबी, खुल गया फिर रंग भूरा। फिर गरीबी मुस्कराई, दिक्कतों ने खूब घूरा। उड़ गई रंगत गुलाबी, खुल गया फिर रंग भूरा। फिर गरीबी मुस्कराई, दिक्कतों ने खूब घूरा। लौटने का मन नहीं था, पर जरूरत ने बुलाया, तो गए। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए। और अंतिम बात पढ़ता हूँ कि क्या विजेता, क्या विजेता, क्या विजेता, क्या पराजित मंच से नीचे खड़े हैं। क्या विजेता, क्या पराजित मंच से नीचे खड़े हैं। धनुष रावण के खड्ग सब एक झोले में पड़े हैं। क्या विजेता, क्या पराजित मंच से नीचे खड़े हैं। धनुष रावण के खड्ग सब एक झोले में पड़े हैं। आंख में आंसू भरे हैं, राम रावण फिर दरी पर सो गए। रामलीला हो चुकी है, दर्शकों के दल घरों में खो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। ज्ञान प्रकाश आकुल जी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था इनबॉक्स में आके, जब मैंने बैनर पोस्ट किया, कि वो सियाचिन वाला गीत आप उनसे जरूर सुनवाइएगा। तो उसका थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को, वो सुन रहे होंगे, मुझसे 3-4 लोगों ने ये इनबॉक्स में कहा था कि वो सियाचिन वाला गीत जो है वो ज्ञान जी जरूर सुनाए। तो वो आप सुना दीजिए, और लय में सुनाइएगा। एक बंदी सुना दीजिए भले। जी जी, मैं जुड़ गया हूँ फिर से। मैं पढ़ता हूँ कि सुनिएगा। जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, जी जी सुनिएगा। जी, पहुंच रही है, आप सुनाइए। एक चित्र है, गीत क्या है कि एक हमारे लखीमपुर सीतापुर बाराबंकी शाहजहांपुर की कोई सैनिक की नायिका पत्नी अपने घर से अपने पति को फोन करती। चूंकि अवधि मेरी मातृभाषा है, मैंने उसमें एक गीत लिखा है। तो उस फोन के दौरान और उस फोन पर क्या बातचीत होती है, उसका मैंने सवाल जवाब एक लिखा है। सुनिएगा आप। बहुत जी सामान्य सा विषय है, बिल्कुल। कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, लेकिन जी फिर भी जी, सुनिएगा। कि गोरी नंबर मिलावे छिन छिन में, मोबाइल बजे सियाचिन में। गोरी नंबर मिलावे छिन छिन में, मोबाइल बजे सियाचिन में। सीमा पर से पूछे सैनिक बच्चन की शैतानी, सीमा पर से पूछे सैनिक बच्चन की शैतानी। का कह रहे हैं छोटे साहब, कहाँ है बिटिया रानी। इधर से जवाब क्या मिलता है, बच्चों की नटखटाई का एक जवाब सुनिएगा कि का कह रहे हैं छोटे साहब, कहाँ है बिटिया रानी। तो उंगली काट लिहिन चारा की मशीन में, क्या बात। मोबाइल बजे सियाचिन में। गोरी नंबर मिलावे, धना अवधि में पत्नी को कहते हैं। पत्नी को अगला कहते बंद हैं, हाँ। सुनेगा कि आगे पूछे धना, तनिक तुम अपन हाल बताओ।
आगे पूछे धनातनिक तुम अपन हाल बताओ, मन हमारा है थोड़े दिन की छुट्टी लेके आओ। नींद परत नहीं कि नींद परत नहीं, रात में न दिन में, मोबाइल बजे सियाचिन में, गोरी नंबर। अंतिम मन सुनिएगा जिसके लिए मैंने गीत लिखा है कि बात ही जी करत करत फोन ही पर, बात ही करत करत फोन ही पर कसके भवा धमाका, बात ही करत करत फोन ही पर कसके भवा धमाका, सुन गोरी बेहोश हो गई दौरे काकी काका, बात ही करत करत फोन ही पर कसके भवा धमाका, सुन गोरी बेहोश हो गई दौरे काकी काका, फोन छूट गिरा दोनों तरफ कि फोन छूट गिरा हाथ से जमीन में, क्या मोबाइल बात है। बजे सियाचिन में, गोरी नंबर मिलावे छिन छिन में, मोबाइल बजे सियाचिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिल्कुल चलते चलते इतना भावुक कर दिया इस गीत का अंतिम बंद। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी तो चलनी ही चाहिए और इन सब विषम परिस्थितियों से भी होके गुजरनी ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमान बनने के लिए, और हम सब अपने सभी श्रोताओं का सिटी अपडेट के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो इस कार्यक्रम से 1 घंटा 5 मिनट 46 सेकंड तक जुड़े रहे और हम सभी की बातों को सुने और इतने अच्छे अच्छे गीत सुनते रहे। और जाते जाते सिर्फ 2 बात कहना चाहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, परिजनों का ध्यान रखिए, देश शासन और प्रशासन के नियमों का पालन करिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे